अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास फतह 1 और फतह 2 MLRS हैं, यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि कॉम्बैट टेस्टेड भी हैं, यानी इसने इंडिया का अच्छा भला फेंटा लगाया है। फतह 1 की रेंज 140 किलोमीटर तक है, फतह 2 की रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक है। और अब पाकिस्तान ने इस सीरीज़ का चौथा मिसाइल डिस्प्ले किया है, जो कि फतह 4 है, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने शक्करपड़िया ग्राउंड इस्लामाबाद में शोकेस किया है। अब आप कहेंगे कि फतह 3 किधर गया, 3 को स्किप करके 4 कैसे बना लिया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान फतह 3 भी बना रहा है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक है। लेकिन पाकिस्तान के लिए असल चैलेंज फतह 4 था कि कैसे एक ऐसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बनाया जाए जिसकी रेंज आउट ऑफ द बॉक्स हो, यानी ऐसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसकी रेंज इस रीजन में सबसे ज़्यादा हो, यानी कि 750 किलोमीटर तक। इस वक्त इस रीजन में ऑपरेशनल MLRS में चीन का PHL-16 है, जिसकी फायरिंग रेंज 500 किलोमीटर तक है, और पाकिस्तान इसमें 750 किलोमीटर की रेंज हासिल करना चाहता है। और यह मिसाइल इस सीरीज़ का शायद फाइनल मिसाइल है और चैलेंजिंग भी है, और बाकी दूसरे MLRS से मुख्तलिफ भी है। तो आर्मी ने इसे इसलिए डिस्प्ले किया, और हो सकता है कि बाकी के रॉकेट सिस्टम भी डिस्प्ले किए जाएं। ये भी याद रहे कि फतह 4 ओरिजिनल डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका सिर्फ ये मॉकअप है, जो ये बताया जा रहा है कि अनकरीब फतह 4 भी मंजर आम पर आने वाला है। अगर आप इस मिसाइल को गौर से देखें तो ये फतह 1 और 2 से काफ़ी मुख्तलिफ है, और ये इस सीरीज़ का मिसाइल लगता ही नहीं है। तस्वीर में जो फतह 4 नज़र आ रहा है, इसका डिज़ाइन पाकिस्तान के पिछले MLRS फतह 1, 2 और 3 से बहुत मुख्तलिफ है। ये उस जैसा मिसाइल लगता ही नहीं है, बल्कि ये क्रूज मिसाइल जैसा लगता है। लंबा और पतला एयर फ्रेम, सिरे पर गोल नोज, ये एरोडायनामिक्स के लिए क्रूज मिसाइल्स में आम है। दरमियाने हिस्से पर छोटे इनटेक फिन जैसी साख्त उड़ान के दौरान इस्तेकाम और हिदायत के लिए। फतह 1 और फतह 2 असल में बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स थे, यानी कि रॉकेट मोटर के साथ ज़्यादा मोटा जिस्म, जबकि फतह 4 गालबन ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, जिसका डिज़ाइन बाबर या हरबा सीरीज से मिलता जुलता लग रहा है, मगर ज़्यादा जदीद शक्ल में है। इसके साथ लिखी हुई डिटेल को अगर आप पढ़ें तो यहाँ इसकी रेंज 750 किलोमीटर मेंशन की गई है। इसका वज़न 1530 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 7.5 मीटर तक है, और इसकी एक्यूरेसी भी कमाल की लिखी हुई है, जो कि 5 मीटर तक है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और ये टेरन हगिंग मिसाइल है, जो कि 50 मीटर तक की निचली परवाज़ कर सकता है, जिसकी वजह से रडार में नज़र नहीं आने वाला। और इसकी स्पीड यहाँ पर 0.7 मार्क लिखी हुई है। हम समझ रहे थे कि फतह 4 कोई हाइपरसोनिक मिसाइल होगा, लेकिन ये तो सुपरसोनिक भी नहीं है। और इसकी ये स्पीड इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि ये क्रूज मिसाइल ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बाकी के क्रूज मिसाइल भी सब सोनिक स्पीड के हैं। बाबर क्रूज मिसाइल की स्पीड भी सेम यही है, हत्ता कि बाबर मिसाइल की मैक्सिमम रेंज भी 750 किलोमीटर तक है, जो कि बाबर 2 मिसाइल है। फिर बाबर मिसाइल सिस्टम भी मल्टीपल मिसाइल्स दाग सकता है। तो सवाल ये बनता है कि जब हमारे पास सेम ऐसी कैपेबिलिटी का मिसाइल पहले से मौजूद है, तो ये क्यों? या फिर बाबर को ही पेंट करके सामने पेश कर दिया गया हो? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबर और इसकी स्पीड और रेंज चाहे मैच करती हो, लेकिन फिर भी काफ़ी मुख्तलिफ है। बाबर की लेंथ इससे कम है, बाबर की एक्यूरेसी इससे काफ़ी कम है, जो कि 20 मीटर तक है, जबकि फतह 4 की 5 मीटर तक है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। बाबर रवायती वारहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है, लेकिन ये नहीं। ये 330 किलोग्राम का ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन रखता है, और हो सकता है इसकी इंस्पिरेशन बाबर से ली गई हो, लेकिन ये बाबर नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान ने फतह सीरीज़ का प्लेटफॉर्म एक मॉड्यूलर सिस्टम के तौर पर बनाया हो, जिस पर रवायती गाइडेड रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल सब लॉन्च किए जा सकें। एक ही व्हीकल और सपोर्ट सिस्टम के जरिए मुख्तलिफ किस्म के हथियार चलाने से मेंटेनेंस और ऑपरेशन आसान हो सकता है। अगर कोई क्रूज मिसाइल MLRS प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो तो दुश्मन को यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि लॉन्चर पर रॉकेट्स हैं या स्ट्रेटेजिक मिसाइल। ये एक डिसेप्शन टैक्टिक भी हो सकती है। सवाल ये है कि क्या MLRS सिस्टम में से क्रूज मिसाइल फायर हो सकता है? तो जी हाँ, मुमकिन है, बशर्त ये कि लॉन्चर मॉड्यूलर डिज़ाइन का हो। कुछ ममालिक के पास MLRS प्लेटफॉर्म्स पर गाइडेड रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल सब लॉन्च किए जा सकते हैं। चीन का PHL-03, जैसे कि रूस का K-72 सिकंदर सिस्टम, जो रॉकेट लॉन्चर ट्रक पर बैलिस्टिक और क्रूज दोनों फायर कर सकता है।
فرق صرف اس بات کا ہے کہ کروز میزائل کے لیے لانچ ٹیوب اور فائر کنٹرول کمپیوٹر الگ ہوتے ہیں، مگر وہ MLRS وہیکل میں انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آنا چاہیے کہ فتح 4 میں کروز میزائل ہی کیوں، جس کی سپیڈ تو فتح 1 اور 2 سے بھی کم ہے؟ کیا پاکستان فتح 1 اور 2 کی طرز کا فتح 4 راکٹ نہیں بنا سکتا جس کی سپیڈ بے شک ہائپر سونک نہ ہو لیکن سپر سونک تو ہو اور 750 کلومیٹر کی رینج ہو؟ تو آپ کو بتا دیں کہ MLRS سسٹم کو بیٹل فیلڈ سپورٹ ہتھیار کے طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے، یعنی دشمن کے قریبی یا درمیانی فاصلے کے اہداف کو جلدی اور ایک ساتھ نشانہ بنانا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے فتح 1 اور 2 سے انڈیا کے ان علاقوں کو بڑی تیزی سے ٹارگٹ کیا جو کہ فرنٹ لائن پر تھے یا نزدیک تھے۔ یہ ایریا سیچوریشن کا ہتھیار ہے، یعنی زیادہ تعداد میں راکٹ ایک ساتھ چھوڑ کر علاقے کو تباہ کرنا۔ اس کے لیے 150 کلومیٹر کافی ہوتا ہے۔ اس سے آگے کا رول عموماً بیلسٹک یا کروز میزائلز کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا جو سب سے زیادہ رینج والا MLRS ہے وہ 500 رینج رکھتا ہے، جو کہ چین اور امریکہ کے پاس ہے۔ اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور چین کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جس کے پاس اس ریجن میں لانگ رینج MLRS سسٹم ہے، جو کہ فتح 3 ہے جس کی رینج 450 کلومیٹر تک ہے۔ ان شارٹ MLRS کی رینج 500 سے اوپر جاتی ہوتی تو امریکہ اور چین بھی کب کے بنا چکے ہوتے، ہزار کلومیٹر کے بنا چکے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ MLRS راکٹ عموماً سالڈ راکٹ موٹر پر چلتے ہیں، جن کے جلنے کا وقت کم اور تھرسٹ ہائی ہوتا ہے تاکہ راکٹ تیزی سے ٹارگٹ تک پہنچے۔ لمبی رینج کے لیے یا تو زیادہ فیول یا پھر زیادہ ایفیشینٹ انجن چاہیے ہوتا ہے، مگر راکٹ کا ڈیزائن اتنا بڑا کرنے سے وہ بھاری ہو جائے گا اور لانچر پر زیادہ تعداد میں نہیں آ سکے گا۔ پھر جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا سالڈ راکٹ کا ایکوریسی ایرر بھی بڑھتا ہے۔ اور MLRS کا اصل مقصد پن پوائنٹ سٹرائک نہیں بلکہ بڑے علاقے میں ہدف کو مارنا ہے، اس لیے طویل فاصلے پر ایکوریسی گرنے سے فائدہ کم ہو جاتا ہے۔ لمبی رینج میں پریسیجن برقرار رکھنے کے لیے گائیڈنس، نیویگیشن اور ٹریجیکٹری کنٹرول بہت مہنگا ہو جاتا ہے، جو کہ کروز یا بیلسٹک میزائلز میں استعمال ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر MLRS میں اتنی لمبی رینج چاہیے تو راکٹ والا ڈیزائن چھوڑنا ہوگا۔ راکٹ کے ڈیزائن میں اتنی لمبی رینج فائدہ نہیں، نقصان دے گی۔ راکٹ سسٹم میں 450 کلومیٹر کی رینج بہت زیادہ ہے۔ فتح 4 کے معاملے میں بے شک سپیڈ کم مل رہی ہے، لیکن اس کی نچلی پرواز کرنا اسے بڑا ایج دیتے ہیں کہ یہ دشمن کے ریڈار میں نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسرا بڑا ایج اس کے فن ہے، جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انٹرسیپٹر میزائلز کو ڈاج کر سکتے ہیں، اپنا راستہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور مینوورنگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔